आज हम लोग रेनबो सेकेंड पढ़ रहे हैं और रेनबो सेकेंड का जो चैप्टर है वो आई हैव ए ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, इसको लिखने वाले हैं रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह चैप्टर आपके मन में होगा, यह चैप्टर क्यों इस पढ़ा रहे हैं। तो भारती जी मैं होम पढ़ाया था, इसके बाद एक इंच ऑफ स्नफ होना चाहिए, लेकिन वो लंबा चैप्टर था तो मैं सोचा कि अगर ये छोटा चैप्टर रहता है तो उसमें होता क्या है कि ज़्यादा बेहतर होता है। और सब चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आई हैव ए ड्रीम के बारे में मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो आई हैव ए ड्रीम, यह जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ख़ास तौर से मोटिवेशनल चैप्टर है। और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में जो भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को आप निश्चित रूप से पार कर लेंगे। इस चैप्टर के बारे में मैं कुछ समरी बताता हूँ, बहुत कम समय का। इसके लेखक जो हैं आप उसको जानते होंगे, मतलब ये तो भाषण है, ठीक है। इसके जो प्रवक्ता है वे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए सबको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आप शुरुआत कीजिए संत यीशु से, उनको क्रॉस पर लटका दिया गया था। आप स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते होंगे, उनको जहर दे दिया गया था। महान पुरुष थे, समाज के लिए बहुत काम किए। आप संत सम्राट कबीर साहब का नाम सुने होंगे, उनको 72 बार मारने का कोशिश किया गया। और महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे कि उनको भी मार दिया गया। तो संसार में जितने भी महान पुरुष हैं, संत तबरेज का नाम सुने होंगे, उनके साथ भी बहुत दर्दनाक परिस्थिति, उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके साथ बहुत क्रूरता की गई थी, जैसा कि आप जानते होंगे। और जिस मार्टिन लूथर किंग जूनियर को आज पढ़ने जा रहे हैं उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो आप सोचिएगा कि अच्छा काम नहीं करना चाहिए, बुरा काम करना चाहिए, आपके मन में यह होगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जितने भी लोग हैं जो भी अच्छे काम किए हैं उनको संसार में दुख उठाना पड़ता है। इसलिए अगर आप अच्छा एम रखे हैं, मतलब गुड एम आपके पास है, तो निश्चित रूप से आपको अपने लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन को देख लीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन को देख लीजिए, आपको यह लगेगा कि एक जो सच्चे व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जीवन का मतलब ही होता है संघर्ष। इसलिए इस भाषण को अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर है कि आपके जीवन में भारी परिवर्तन होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको महान आदमी के रास्ते को फॉलो करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं बन सकते हैं। तो आइए आई हैव ए ड्रीम को पढ़ते हैं और इसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जूनियर का मतलब जूनियर का शॉर्ट फॉर्म जूनियर होता है। 1929 1968 आपको पता है कि 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनकी मृत्यु हुई। ए बाप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। अब एक बाप्टिस्ट मिनिस्टर क्या होता है? बाप्टिस्ट बपतिस्मा, इसका हिंदी बैप्टिस्ट मिनिस्टर का मतलब बाय ट्रेनिंग। देखिए, जब आप ईसाई धर्म को स्वीकार कीजिएगा तो उस ईसाई धर्म को स्वीकार करने में क्या होता है कि पानी का छिड़काव किया जाता है उसके सिर पर। तो इस तरह से वे ट्रेनिंग किए हुए थे, वे ईसाई धर्म के सदस्य थे। बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर।
In his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference. इसको बहुत अच्छे तरह समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउंसिएशन पर मेरा पूरा फोकस रहेगा, हर वर्ड का हिंदी पर रहेगा, और इससे जो वो ग्रामर चैप्टर से अगर किसी तरह का मतलब टेक्निकल टर्म आया है उस पर मैं चर्चा करूंगा, मतलब हर चीज की व्याख्या करूंगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, याद रखिएगा 11th और 12th दोनों विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। 12th वाले को तो पढ़ना ही है, 11th वाले अगर 12th में आएंगे तो उनको भी पढ़ना है, और जनरली 12th का जो बुक है वो 11th से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए कि 11th में मतलब 12th का जो है आप अगर जितना बार पढ़िएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए इसको जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वे भी पढ़ सकते हैं। मतलब देखिए लिटरेचर की बात अगर करें तो जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं बुक रखिएगा सामने में और पढ़िएगा। बीकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स मतलब नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। देखिए एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता होते हैं जो जोश और उत्साह के साथ किसी भी व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो बैड सिस्टम है उनको बदलना चाहते हैं, उन्हें को एक्टिविस्ट कहते हैं। अर्ली अपने शुरुआती जो वृत्ति पेशा में वे मानवाधिकार या नागरिक जो अधिकार हैं उनके नागरिक अधिकार का जो है नागरिक अधिकार बन गए। शुरुआत में नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता मतलब ये कार्यकर्ता बन गए अपने शुरुआती समय में। लीडिंग देखिए लीड का तो बहुत अर्थ होता है, लीड मतलब नेतृत्व करना होता है। इस तरह से लीडिंग द मोंटगोमरी बस बायकॉट एक संगठन है, आंदोलन है, उसका भी वे नेतृत्व किए थे। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द, देखिए फाउंड मतलब स्थापित करना होता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब ये जो है ट्रेनिंग से बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, ईसाई धर्म के जो सदस्य होते हैं, और नागरिक अधिकार के जो मतलब नागरिक अधिकार के प्रति जो जागरूक करने वाले जो कार्यकर्ता थे। और इसके बाद मोंटगोमरी बस बायकॉट का नेतृत्व भी किए थे और साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को स्थापित करने में भी मदद किए थे। बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। इन्फ्लुएंस्ड तो बहुत पावरफुल वर्ड है, ऐसे भी आप जानते होंगे, महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे। हिज फिलोसॉफी of non-violent resistance brought him worldwide attention. His philosophy of non-violent, फिलॉसफी का मतलब दर्शन होता है, सोच होता है, विचार जो भी कहिए। नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा का जो उसका दर्शन था, वह उसको विश्वव्यापी जो आंदोलन है, मतलब विश्वव्यापी मतलब इसको कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड अटेंशन, मतलब विश्व में जो है इनको, विश्व के जो लोग हैं इनको ध्यान दिए। किस दृष्टिकोण से, मतलब विश्व के लोग जो है इसको कैसे जाने। तो एक चीज था, वो क्या चीज था, नॉन वायलेंट का जो दर्शन था उनका, यही दर्शन विश्व के लोगों को आकर्षित किया, विश्व के लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है नॉन वायलेंट। एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। तो हिंसा का मतलब होता है कि किसी जीव की हत्या करना, नॉन वायलेंट का मतलब अहिंसा। याद रखिएगा, ये भी महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, और महात्मा गांधी के फॉलोवर इसलिए थे कि आपके मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि महात्मा गांधी के फॉलोवर कैसे थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उसी तरह से आई हैव ए ड्रीम को जो भाषण देने वाले प्रवक्ता हैं मार्टिन लूथर किंग जीआर, ये भी अहिंसा के पुजारी थे, सत्य के भी पुजारी थे, इसलिए इसको महात्मा गांधी का फॉलोवर कहा गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आपके मन में यह होगा कि किस दृष्टिकोण से यह समाज में आंदोलन किए, इसका क्या फंक्शन था, क्या कार्य था, आपके मन में यह होता होगा। काले और गोरे के बीच जो भेदभाव था, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच जो भेदभाव था, मतलब वाइट पीपल लोग जो ब्लैक पीपल को सताते थे, उस सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को अलग करना चाहते थे, मतलब भेदभाव को मिटाना चाहते थे, डिस्क्रिमिनेशन को अपने समाज से हटाना चाहते थे। इसी कारण ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। आइए देखते हैं। इन 1964 किंग became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। इसको अच्छी तरह से फिर समझ लीजिए। इन 1964 मतलब 1964 ईस्वी में किंग जो है, यहाँ किंग का अर्थ हो गया मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो है सबसे युवा व्यक्ति बन गए नोबेल प्राइज को प्राप्त करने में, और हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन और अलगाव और जातीय भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास करने में जो है नोबेल प्राइज इनको मिला था। सबसे युवा व्यक्ति के रूप में युवा व्यक्ति बन गए उस समय में, जिस समय इसको नोबेल प्राइज मिला था। मैं पहले ही जानकारी दे चुका हूँ कि नोबेल प्राइज सबको नहीं मिलता है जो इस समाज के उत्थान करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो, उनको नोबेल प्राइज मिलता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी नोबेल प्राइज मिला था इसी अलगाव को, भेदभाव को समाज से मिटाने के चलते। कहीं भी शायद कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलगाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का वर्ड में प्रॉब्लम होगा तो डिक्शनरी से भी देख सकते हैं, और मैं तो यहाँ पर बता भी रहा हूँ। किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज कहते हैं। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस मतलब अवज्ञा। क्या कहते हैं कि ये जो एंड अदर नॉन वायलेंट वेज मतलब सविनय अवज्ञा, मतलब इस तरह से अवज्ञा तो कर रहे थे, लेकिन एक नागरिक के लिए इस तरह का बात यहाँ पर दिया गया है। और नॉन वायलेंट वेज मतलब अहिंसा की दृष्टि, सविनय अवज्ञा के माध्यम से और साथ ही साथ अहिंसात्मक तरीके से भी, ठीक है। इसके चलते इनको नोबेल प्राइज मिला था। किंग वाज assassinated on April 4, 1968 इन मेम्फिस। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन, इसको आप याद कर लीजिएगा। किंग की हत्या कर दी गई 4 अप्रैल को 1967 ईस्वी, 4 अप्रैल 1967 ईस्वी को मेम्फिस में, भूलिएगा नहीं। 4 अप्रैल 1967 ईस्वी को मेम्फिस में इनकी हत्या कर दी गई। असैसिनेटेड वर्ब है और असैसिनेशन, और यहाँ पर असैसिनेटेड है, यह वर्ब है और इसका अर्थ होता है हत्या करना, भूलिएगा नहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से। मेम्फिस टेनेसी जगह का नाम है। किंग इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव। किंग की जो महत्वपूर्ण रचना है स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द Montgomery Story 1958, Why We Can't Wait 1964, and Where Do We Go From Here, Chaos or Community 1968, I Have a Dream is a Speech। ये तो इनकी रचना है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इसको आप याद रखिए। कल यूपीएससी सब का तैयारी जब कीजिएगा, यूपीएससी सब का तैयारी जब कीजिएगा, बहुत बड़ा एनडीए नेवी का तैयारी जब कीजिएगा, इस सब के बारे में आपको बोलने के लिए कहा जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 10 सेंटेंसेज, इन 20 सेंटेंसेज। तो उस समय में आप अगर ये सब पढ़े हुए हैं तो आपको एक्सप्रेस करने में, एक्सप्रेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद रखिएगा कि खास तौर से ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इन लोगों को आप भूल नहीं सकते हैं कभी लाइफ में।
चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं वे लोग जरूर इसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए यह सब जो इनकी रचना है, और आगे जब जॉब हो जाएगी, आफ्टर गेटिंग जॉब, तो निश्चित रूप से आप इसके बुक को भी पढ़िएगा, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी इस समाज के लिए कुछ करने का और आगे बढ़ने का। तो आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है, मैं तो बताया हूँ एक भाषण है। यह लिंकन मेमोरियल के जो स्टेप्स हैं, उस जगह पर भाषण दिया गया था वाशिंगटन डीसी में, और 28 अगस्त 1963 को दिया गया था, उसी का एक अंश है, उसी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इस भाषण में मूल रूप से यही बताया गया है कि काले लोगों को काले लोगों को उठाने का जो है, उत्थान करने का जो ये भाषण है, उसी भाषण का जो मुख्य भाव यही है कि ब्लैक पीपल को जो है कैसे समाज में उसको उठाया जाए, उनका स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, यही बात इनके भाषण में दिया गया है। तो एक बात और भी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि ये जो उस समय जो भाषण दिए थे, उसी भाषण का आज अंश हम लोग पढ़ रहे हैं। कि देखिए, काले और गोरे के बीच पहले भी मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा इस पर और पढ़ेंगे तो और आगे पढ़ते जाएंगे। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। फिर से देख लीजिए, हियर ही स्पीक्स अबाउट, यहाँ पर वे बोलते हैं, स्पीक मतलब बोलना, अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा। आप लोग ये कि अलाबामा एक राज्य है अमेरिका में, ठीक है। अलाबामा को एक विकसित राज्य और एक जातीय भेदभाव से स्वतंत्र, काले और गोरे के जो बीच जो जातीय भेदभाव होता है उसको मिटाने का, उससे स्वतंत्र और विकसित राज्य के रूप में अलाबामा को देखना चाहते हैं। तो अलाबामा एक राज्य है, उनको वह रेशियल जातीय भेदभाव से स्वतंत्र और विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम यहाँ पर शब्द का यूज किया गया है। सबके पास एक सपना होता है। सपना का मतलब ये होता है कि कोई आदमी अपने जीवन में लक्ष्य, आप एक रात में जो सपना देखते नहीं, सभी व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है कि मैं भी महान बनूं, मैं भी कुछ करूं, मुझे भी जीवन में कुछ करना है। इस तरह की भावना सबके जीवन में होती है, तो उसी को ड्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास भी एक ड्रीम है, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके जीवन में सपना क्या है, तो वहाँ काले और गोरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो, और अलाबामा एक राज्य है जहाँ पर कि ब्लैक लोग रहते हैं, उनको बहुत सताया जाता है। तो वह राज्य भी एक डेवलप राज्य बने, डेवलप्ड स्टेट बने, साथ ही साथ वहाँ पर कोई जातीय भेदभाव नहीं हो। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history. बहुत important है। The speech had the huge impact. इस भाषण में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या चीज का प्रभाव, मतलब कौन सा चीज बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें? पब्लिक जागरूकता को जो है जगाने के लिए, फॉर सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार के लिए, नागरिक अधिकार का जो आंदोलन होता है उसके लिए लोगों को जागरूक करने का जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव है इस भाषण में। एंड इन एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द, और मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के इतिहास में महान प्रवक्ता के रूप में स्थापित करने का भी काम यह भाषण किया है। अगर इस भाषण को पढ़ लीजिएगा तो इस भाषण से आपको यह पता चलेगा कि रियल में मार्टिन लूथर किंग एक महान प्रवक्ता थे। और इस भाषण को अगर पढ़िएगा तो आप में अगर नागरिक अधिकार के प्रति जागरूक आप नहीं हैं तो उसमें भी आप जागरूक हो जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि पब्लिक कॉन्शसनेस एक बात
पब्लिक कॉन्शसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, मतलब नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए जो लोगों में जागरूकता है उसको फैलाने का भी काम किए। और इस भाषण से दूसरी बात आपको और क्या मिलेगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान प्रवक्ता थे और वे इस समाज के लिए बहुत काम किए। तो इस भाषण को इसका याद रखिएगा, 2 बार 3 बार आप इसको पढ़िएगा। अगर कहीं भी याद रखिएगा, इसको पढ़ने के समय में आपको वर्ड में प्रॉब्लम होगा, बहुत तरह का मैटर हो सकता है। अब तो मैं तो पढ़ा ही चुका हूँ, आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग एविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम का जो बुराई है उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया है इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, आई थिंक द caste system stopped developing our country। ये जो कास्ट सिस्टम है हमारे देश के जो प्रगति है उसको रोक दिया है, मतलब उसको स्लो कर दिया, रोक दिया। आई थिंक कास्ट सिस्टम इज अ बैड हैबिट, मतलब एक बहुत बड़ी बुराई है। If we want to develop this country, at first we must remove caste system। अगर मैं समझता हूँ, अगर हम लोग इस देश को विकास करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, कास्ट सिस्टम को हटाना होगा। अगर कास्ट सिस्टम है तो हम लोग कभी भी, हम अपने देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि फिर ये कास्ट सिस्टम है क्या? कास्ट सिस्टम इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम। वी मस्ट ट्राई टू रिमूव दिस सिस्टम फ्रॉम द वर्ल्ड। वी ऑल आर वन, वी ऑल लव वन अनदर, वी शुड हेल्प वन अनदर। हम सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हम लोगों को यह जो भेदभाव है इसको हटाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज तक अगर हमारा देश विकसित नहीं हुआ है, अगर आज हमारे देश में कोई बहुत बड़ा अवरोध है तो शायद वो है कास्ट सिस्टम। इन माय ओपिनियन, एट फर्स्ट वी मस्ट remove this artificial system and then we must develop this country। तब हम लोग को इस देश को विकास करना चाहिए। इट इज माई पर्सनल आइडिया, ऐसा मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है कि कास्ट सिस्टम जब तक हम लोगों के मन से नहीं जाएगा तब तक हम इस देश को, समाज को आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। बिहार ऑफ योर ड्रीम, आपके सपनों, दूसरा नंबर है बिहार ऑफ योर ड्रीम। आई थिंक in Bihar there are many castes, they are quarreling with one another, therefore our state is not developing by leaps and bounds। I am very sorry because to see the condition of Bihar here, all castes had to one another because they are quarreling with one another। वे सब एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज बिहार का जो सिचुएशन है, यहाँ पर एक कास्ट दूसरे कास्ट के प्रति भेदभाव, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। यह सब बिहार ऑफ योर ड्रीम। आई थिंक I have a dream that one day there will not be a caste in this state and we all are one, we will be one, we all will help one another। I think it is my personal idea। अगर आप भी कभी डिस्कस कीजिएगा इंग्लिश में तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश में डिस्कस कीजिएगा। तो बिहार ऑफ योर ड्रीम, मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग एक दिन सब समझेंगे, एजुकेटेड होंगे और वे समझेंगे कि यह जो आर्टिफिशियल कास्ट है इसमें वे नहीं उलझेंगे और इस राज्य को
विकसित राज्य बनाने का कोशिश करेंगे, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कोई भी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, ऐसा मेरा सपना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको संकुचित सोच को क्या करना होगा, हटाना होगा, अदरवाइज आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का देखिए यहाँ पर जो एनडीए वगैरह में डिस्कस होता है, यहाँ पर मैं इसलिए एविल ऑफ कास्ट सिस्टम, यहाँ पर जो मैं बताया कि एक कास्ट सिस्टम की जो बुराई है उस पर मैं डिस्कस किया आपको कि मैं तो बहुत सख्त नफरत करता हूँ ये जो सिस्टम है। और एक दूसरा डॉरी सिस्टम है। ये डॉरी सिस्टम का मतलब दहेज प्रथा। ये दो सिस्टम तो बहुत हम लोगों के समाज में बहुत गहराई से प्रवेश किया हुआ है। हम लोग को निकालने का कोशिश सब दिन करना है। एजुकेटेड हो जाइएगा तो किसी तरह का कोई मन में सिस्टम नहीं रहेगा। तो आइए वे ड्रीम को पढ़ते हैं। आइए वे ड्रीम 5 years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. 5 years ago। स्कोर का मतलब 20 होता है, 20 होता है। 5 स्कोर का मतलब 20 पंजे 100 का मतलब हो गया क्या कि 100 वर्ष पहले की बात है। एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन लोग थे। इन हुज सिंबॉलिक, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम लोग खड़े हैं, जो क्या किए थे, इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है मुक्ति की घोषणा पर दस्तखत किए थे। अब्राहम लिंकन का बात सुने होंगे, जानते होंगे। इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन मतलब मुक्ति की घोषणा पर दस्तखत किए थे कि आज के बाद काले और गोरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा अमेरिका में। उसी की छाया में आज हम लोग खड़े हैं। 5 years ago मतलब 100 वर्ष पहले एक महान अमेरिकन, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में, मतलब कहने का जहाँ पर उसका जो है स्मारक था, उसी की छाया में आज हम लोग खड़े हैं, जो मुक्ति की घोषणा पर दस्तखत किए थे, हस्ताक्षर किए थे। दिस मोमेंटस, यहाँ पर मैं इसका वर्ड थोड़ा बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, किताब बुक में ही लिख लीजिएगा। मोमेंटस का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोमेंटस मतलब बहुत महत्वपूर्ण। डिक्री का मतलब घोषणा, डिक्री का मतलब घोषणा, डिक्री का मतलब घोषणा। यहाँ प्रोनाउंसमेंट भी दिया गया है। शियर्ड मतलब जलाया, शियर्ड मतलब जलाया। मैनेकल्स का मतलब हथकड़ी, मैनेकल्स मतलब हथकड़ी, मैनेकल्स मतलब हथकड़ी। सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन का मतलब अलगाव, सिग्रीगेशन मतलब अलगाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। लैंग्विशिंग मतलब कमजोर होना, लैंग्विशिंग मतलब कमजोर होना। एक्साइल मतलब निर्वासन, एक्साइल मतलब निर्वासन, एक्साइल मतलब निर्वासन या देश निकाला। एक्साइल मतलब निर्वासन या देश निकाला, एक्साइल। अपीलिंग मतलब बहुत बुरा, अपीलिंग मतलब बहुत बुरा, अपीलिंग मतलब बहुत बुरा। हेलोड मतलब पवित्र किया, हेलोड मतलब पवित्र किया, हेलोड मतलब पवित्र किया। आप बुक में बगल में हिंदी लिख लीजिएगा, सुन करके धीरे स्लो कर दीजिएगा। स्वेल्टरिंग का मतलब पसीना देने वाली गर्मी, स्वेल्टरिंग मतलब पसीना देने वाली गर्मी, स्वेल्टरिंग मतलब पसीना देने वाली गर्मी। इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है बारीकी से। इनएक्सट्रिकेबली मतलब बारीकी से, क्लोजली दिया गया है, बारीकी से या नजदीकी से, जो कहने का हो। ट्रिब्यूलेशंस, ट्रिब्यूलेशंस मतलब होता है बड़ी समस्या, घोर कष्ट या मुसीबत। ट्रिब्यूलेशंस, ट्रिब्यूलेशंस मतलब होता है घोर कष्ट या मुसीबत। ट्रिब्यूलेशंस मतलब है बड़ी समस्या।
गेटो, गेटो, गेटो का मतलब होता है मलिन बस्ती। गेटो, गेटो मतलब मलिन बस्ती। गेटो, गेटो मतलब मलिन बस्ती। बेटर्ड मतलब चकनाचूर। बेटर्ड मतलब चकनाचूर या टूटा हुआ। बेटर्ड मतलब चकनाचूर या टूटा हुआ। पेज नंबर 37 में है, देख लीजिएगा, ग्लोसरी एंड नोट्स उसी का बता रहे हैं। उसी के नीचे में दिया गया है सब ब्लैक वाला, उसके बगल में हिंदी लिख लीजिएगा। बेटर्ड मतलब टूटा हुआ या चकनाचूर, बेटर्ड। यहाँ पर जो PERSECUTION है, इसका जो हिंदी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है पर्सिक्यूशन, 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 याद रखिएगा, आर साइलेंट होता है। पर्सिक्यूशन मतलब यातना कोमा कष्ट, पर्सिक्यूशन यातना कोमा कष्ट। स्टेगर्ड, 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 स्टेगर्ड का मतलब होता है गिरा हुआ, स्टेगर्ड गिरा हुआ। रिडम्पटिव, रिडम्पटिव, रिडम्पटिव मतलब होता है मुक्ति संबंधी। रिडम्पटिव मतलब होता है मुक्ति संबंधी। रिडम्पटिव मतलब होता है मुक्ति संबंधी। रिडम्पटिव, रिडम्पटिव मतलब मुक्ति संबंधी, रिडम्पटिव। वालो, वालो का मतलब होता है लौटना। कीचड़ वगैरह में जो है वालो, वालो, वालो मतलब पानी आदि में लौटना। लौटना मतलब समझ रहे हो ना कि लोट पोट होना पानी वगैरह कीचड़ सब में, वालो। ओएसिस, ओएसिस मतलब होता है सुरक्षित स्थान। ओएसिस, ओएसिस का हिंदी होता है सुरक्षित स्थान। ओएसिस बढ़िया से उच्चारण करके अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी लिख लीजिएगा। ओएसिस। प्रोडिजस, 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 प्रोडिजस मतलब होता है विशाल आकार का या बहुत बड़ा। प्रोडिजस बहुत बड़ा। हेमलेट मतलब होता है बहुत छोटा गांव। हेमलेट बहुत छोटा गांव। हेमलेट बहुत छोटा गांव। हेमलेट बहुत छोटा गांव। हेमलेट बहुत छोटा गांव। सब कुछ क्लियर हो गया। आइए अब पढ़ते हैं। तो वर्ड याद कर लीजिएगा। देखिए यह जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें वर्ड सब थोड़ा पावरफुल है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा स्लो करके और हर वर्ड पर डिस्कस करके तब हमको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हड़बड़ाने की बात नहीं है। 5 स्कोर ईयर्स एगो, 100 वर्ष पहले की बात है, ए ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन, इन हुज सिंबॉलिक शेडो, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, शेडो का मतलब छाया, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में वी स्टैंड मतलब खड़े हैं। साइंड, साइंड मतलब दस्तखत करना, हस्ताक्षर करना। द इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जो क्या किए थे, मुक्ति की घोषणा पर दस्तखत किए थे। 100 वर्ष पहले की बात है। एक महान अमेरिकन जिसकी छाया में, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम लोग खड़े हैं, जो मुक्ति की घोषणा, मुक्ति की घोषणा का मतलब यह हुआ जो काले और गोरे के जो बीच जो भेदभाव हो रहा था, वह भेदभाव आज से मिट गया, उसी को मुक्ति घोषणा कही गई है। उस आज वो दस्तखत कर दिए थे, मतलब हस्ताक्षर कर दिए थे कि आज के बाद फिर नहीं होगी। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बेकन। दिस मोमेंटस डिक्री मतलब कहने का यह जो महत्वपूर्ण आदेश था, ये जो घोषणा थी, केम एज ए ग्रेट बेकन। बेकन का मतलब मसाल होता है, जानते होंगे, ये बड़ा मसाल के रूप में आया। लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ वेदरिंग इनजस्टिस। इसको थोड़ा सा समझना होगा। एज ए ग्रेट बेकन, लाइट ऑफ होप मतलब आशा का जो, आशा की जो एक मसाल है लाखों लोगों के। निग्रो का मतलब काले लोगों को जो है निग्रो कहा जाता था, निग्रो स्लेव। पहले तो जानते होंगे लोगों को खरीदे बेचे जाते थे और इसलिए उसको गुलाम बनाया जाता था और बहुत काम करवाया जाता था। उसको वोट देने का अधिकार नहीं था और ऐसा सिस्टम था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था, वह समाज से वंचित रहता था, वह गांव में नहीं रह सकता था। इस तरह की घटना पहले ब्लैक लोगों के साथ है। ब्लैक लोग जो है, काले लोग जिसको कहते हैं, मैं बता दिया था, काले लोग जाति के होते हैं, न कि श्यामले वगैरह, इस तरह की बात ऐसी नहीं। तो काले लोगों को बहुत सताए जाते थे। तो कहते हैं काले लोगों के लिए, काले लोगों के, लाखों काले लोगों के प्रति यह आशा के किरण के रूप में यह जो मुक्ति की घोषणा है वो आया था।
और who had been seared, who had been sear मतलब ये लिखाए थे जलाया, जिसको जलाया जा चुका था इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। यह आप लोग सोचते हैं कि जलाया गया होगा कौन, जिससे आग से नहीं, अन्याय, ये जो विदरिंग इनजस्टिस, ये जो सूखा हुआ जो अन्याय है उनकी ज्वाला में उनको जलाया जा चुका था। बहुत यातनाएं दी गई थी काले लोगों को। अब क्या ऐसा, तो जिस तरह से भारत में भी आप जानते होंगे कि जो पहले ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जिसको कि बहुत सताए गए थे, पानी पीने के लिए नहीं, उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, कुआं पर भरने के शिक्षा का अधिकार नहीं था, वे मंदिर नहीं जा सकते थे, वे सड़क पर नहीं चल सकते थे, अगर सड़क पर भी चलता था दोनों कानों में उसको क्या किया जाता था, दोनों कान में एल्युमिनियम गला करके एल्युमिनियम दोनों कान में दे दिया जाता था और घंटी दे दिया जाता था और घंटी बजा करके चलना पड़ता था। तो और अगर घंटी बजा कर जो चलता था तो देख लेता था जो पैसे वाले लोग हैं वे अगर जा रहे हैं उनको पता चल जाता था कि यह जो है गरीब लोग इस होकर के जा रहे हैं। इस तरह से भारत की जो सभ्यता और संस्कृति थी उस समय में, जो कहने का अर्थ है कि जो पहले हुआ, जो उस काले लोगों के साथ भी इससे भी घोर यातनाएं दी जाती थी, मारते मारते काले लोगों को मार दिया जाता था। इस तरह का जो अन्याय था उस अन्याय में काले लोगों को जलाया जा चुका था। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये कह रहे हैं कि वह जो मुक्ति की घोषणा थी वह एक मतलब काले लोगों के लिए एक मशाल के रूप में आया। इट केम एज ए जॉयस डेब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। इट केम एज ए जॉयस डेब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। यह जो है कैप्टिविटी मतलब कैद होता है, मतलब गुलामी की जो लंबी रात थी उनको समाप्त करने का एक आनंददायी दिन है, दिन के रूप में आया। वो जो मतलब मुक्ति की घोषणा जो अब्राहम लिंकन जो मुक्ति घोषणा बदस्तखत किए थे, वो मुक्ति की घोषणा जो है एक आनंददायी दिन के रूप में आया, जो लंबी कैद वाला जो लंबी रात होती है उसको समाप्त करने के लिए। तो याद रखिएगा कि यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और 1 नंबर फिर जो है 2 से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है 2 या 3 क्लास में यह जल्दी समाप्त हो जाए, 2 क्लास और लगना चाहिए और जब कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके समाप्त हो जाए। और याद रखिएगा जितनी बार बुक पढ़िएगा उतना ऑब्जेक्टिव बढ़िया रहेगा, उतना याद रखिए। बहुत विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, मेरा विद्यार्थी कोई भी याद नहीं करता है। याद रखिएगा स्ट्रक्चर और ग्रामर अगर आपके पास मजबूत है और आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं तो कभी भी आप याद करके नहीं लिखिए। हम सब दिन से इसका खिलाफ रहे हैं याद करने के रूप में। याद रखिएगा कि अगर एक सा स्ट्रक्चर आप पढ़ लेते हैं, और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को हर सुविधा मिले, ऐसा है कि परिस्थिति कुछ ऐसा बन गया जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा कोशिश है कि 11th वाले 12th वाले और जो कंपटीशंस वाले हैं उनको बहुत फास्ट वे में और चलता रहेगा कार्यक्रम। तो मतलब उसकी सुविधा के लिए और भी चीज़ कर रहे हैं, देखिए कब तक में हो जाता है। ठीक है, तो आज ये तक।